तो आपको जैसे बीपीएससी में मैथ्स में ऑप्शनल कर दीजिए इधर, तो कैलकुलस जो पढ़ना है ना, सो एक्चुअली दो पार्ट में पढ़ना होता है। कैलकुलस जो पढ़ना होगा हमें, सो यहाँ कैलकुलस लिखते हैं। एक हर एक टॉपिक पढ़ने से पहले एक खाका बनाएंगे क्या क्या पढ़ना है उसमें, सिलेबस जो है आपका, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आइडिया रहेगा कि आप कितना तक पढ़ लिए हैं, फिर सवाल सब अटेम्प्ट करने में आसानी रहेगी। कैलकुलस में एक आता है वन वेरिएबल कैलकुलस, वन वेरिएबल, चाहे सिंगल वेरिएबल भी कहते हैं उसको। और दूसरा होगा हमारा, जेन्युइन सी बात है, सेवरल वेरिएबल, सेवरल वेरिएबल कैलकुलस, चाहे इसको हम लोग मल्टी वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, इससे ज्यादा आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो मोर क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन थोड़े कम आएंगे लेकिन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस कम आएंगे लेकिन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं करे रहेंगे तो हमको सेवरल वेरिएबल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वन वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन वेरिएबल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है उसको मैं बता रहा हूँ। वन वेरिएबल कैलकुलस में सबसे पहले आपको जानना है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, इसका डेफिनेशन जानना है, मीनिंग जानना है, समझना है, फील करना है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट, आरएचएल एंड एलएचएल, ठीक है। फिर पढ़ना है आपको 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, है ना। इसको पहले भी पढ़ सकते हैं, कई बार किसी बैच में मैं 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को पहले ही पढ़ा देता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिमिट का एग्जिस्टेंस, आरएचएल राइट हैंड लिमिट क्या है, एंड एलएचएल ये जो होगा सो एलएचएल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ये भी आपको जानना है, पढ़े, ये सब क्लास 12th का ही है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन at point, at a point, suppose x is equal to a, x is equal to a पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसका क्या कंडीशन होता है, ठीक है, तो वो सब देखेंगे। फिर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, ये चीज पढ़ना है। यहां तक कर लिए तो फिर आपको कुछ और टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग फंक्शन, जो भी लिख रहा हूं मैं इसको, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कुछ छूटता है लिखने में तो आप पीडीएफ से देख सकते हैं, ओके। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, फिर हम लोग फाइंडिंग इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फाइंडिंग इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग, ये सब 12th का ही चल रहा है,
साइन स्कीम मेथड से निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है दो थ्योरम, रोज थ्योरम, रोज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। ठीक है, उसके बाद एक और थ्योरम होता है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, कोशी भी पढ़ते हैं इसको, कोशी MVT, मीन वैल्यू थ्योरम। ऐसा ही है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के जैसा ही होता है ये। ओके, देन वी हैव टू स्टडी ग्राफ ऑफ फंक्शन, graph of a function by knowing the nature of dy by dx and d2y by dx स्क्वायर। इसे एक सवाल आया था आपका, एक फाइंडिंग इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से एक क्वेश्चन आया है BPSC 65 में, है ना। लिमिट से कभी कभी क्वेश्चन आते रहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ये सब जो है, ये 3 चीज 4 चीज जो है यहाँ से यहाँ तक, इससे 1 क्वेश्चन आप हर साल है सो मान सकते हो, एक क्वेश्चन आ सकता है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन बाय नोइंग द नेचर ऑफ dy by dx एंड d2y by dx स्क्वायर। उसके बाद एक टॉपिक आता है फाइनल हमारा, एसिम्प्टोट्स, राइट। इस एसिम्प्टोट्स से हर 2 साल पे एक क्वेश्चन आ जाता है, एवरी 2 years, ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं, एवरी 2 years, आफ्टर एवरी 2 years 1 क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ऐसे तैयारी करना है। जैसे ही टॉपिक देख रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक क्या है उसको, टॉपिक को समझना है, उस पर प्रॉब्लम्स करने हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, फिर असाइनमेंट जो हम लोग आपको देंगे उसको करना है। इतना सारा चीज करने के बाद फिर आता है कि टेस्ट का, बच्चे बोलते हैं कि टेस्ट देना है, तो टेस्ट उन बच्चों को नहीं देना चाहिए जो कि टॉपिक ही नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो टेस्ट करने के लिए आपको पहले टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इतनी चीज हम लोग यहाँ से 1 वेरिएबल में करने वाले हैं, राइट। 1 वेरिएबल कैलकुलस है ये, 1 चाहे सिंगल वेरिएबल आप बोल सकते हो। इसके लिए बुक कौन सी है, तो बुक कोई भी आप रख सकते हैं, अगर आपके पास कोई बुक हो, जैसे मान लेते हैं कि मलिक एंड अरोड़ा एक किताब आती है, मलिक एंड अरोड़ा। ठीक है, ये भी किताब बढ़िया किताब है ना। तो सेकंड में आप लालजी प्रसाद की अगर किताब है आपके पास तो ये भी चलेगा, नहीं तो ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी बुक आप BS ग्रेवाल भी रख सकते हो। अगर किताब नहीं है तो उसके लिए अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो बताया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है बुक तो आप क्या करेंगे कि एक बार रीडिंग करेंगे बुक में से, एक बार सारे टॉपिक को देख कर रखेंगे। ठीक है, और फिर जो है सो हम लोग, जैसे कोई क्लास होती है, क्लास है कि रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, एक बार कोशिश करना है कि रोल्स थ्योरम के बारे में बुक से एक बार थोड़ा सा अलट पलट कर देख ले कि क्या क्या है, फिर क्लास में बैठेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आज स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी हम लोग कल से डिटेल स्टार्ट करेंगे इसमें। तो लिमिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो लिमिट क्या चीज है, लिमिट का यूज क्यों क्यों पढ़ते हैं लिमिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आता है ना। तो लिमिट क्यों पढ़ते हैं अभी मैं समझाता हूँ, 2 लाइन में समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज ए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x by x है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि x इज इक्वल टू 30 डिग्री पे वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री मतलब
पाई बाई 6 हो जाएगा। तो आप देखिए कितना वैल्यू होगा, एफ ऑफ पाई बाई 6 आप निकाल सकते हैं ना, साइन 30 डिग्री हो जाएगा अपॉन पाई बाई 6, मतलब हो गया ये 1/2 इंटू हो जाएगा 6/पाई, मीन्स 3/पाई हो रहा है। तो वैल्यू निकल गया। और मास्टर उसके हैंडल कस के आते हैं। कहाँ से आवाज आ रही है? ओके, ओके सर। इट इज 3/पाई है, एफ पाई बाई 6 की वैल्यू ये है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा जब हम बात करेंगे कि आप बताओ कि एफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी, है ना। आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू आप निकाल सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। कोई भी पॉइंट पे अगर वैल्यू हम फंक्शन का वैल्यू मतलब फंक्शनल वैल्यू अगर फाइंड करना चाहे तो वो निकल जाएगा आराम से, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जीरो डालने पे थोड़ा सा एक अजीब सा सिचुएशन आ जा रहा है, ये साइन 0/0 आ जा रहा है ये। अब साइन 0 आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि 0 होता है, और ये नीचे में क्या आ जा रहा है, 0 हो गया ये। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब 5/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। इंफिनिटी नहीं होता है ये, समझ रहे क्यों नहीं होता है, मैं बताता हूं। सिमिलरली 0/0 नॉट डिफाइंड होगा, किसी भी नंबर को आप 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो 0 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि आप जैसे देखो कि 12/3 करना है, 12/3 करना है, इसका मतलब क्या होगा कि 12 चीज को 3 आदमी में अगर डिवाइड करते हैं तो एक एक को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, है कि नहीं। डिवीजन यही होता है ना। तो एक को 4 मिल जाएगा, एक को 4 मिल जाएगा, एक को 4 मिल जाएगा, तो 4 4 4 हो गया, इक्वल डिवीजन हो गया ये। उसी ढंग से अगर हम बोलते हैं कि 5/2 कितना होगा, मतलब क्या होगा इसका कि 5 चीज को 2 आदमी में अगर डिवाइड करना है तो प्रत्येक आदमी को कितना सामान मिलेगा, तो 2.5 सामान इसको मिलेगा, 2.5 इसको मिलेगा, चाहे रुपया ही मान लो कि 5 रुपए को 2 पर्सन में हमें डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है, तो यही होगा। लेकिन अगर बात करें कि 0/2 तो ये क्या होगा, एक भी रुपया नहीं है, 2 आदमी में डिवाइड करना है तो सबको 0 0 ही मिलेगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि 5/0, यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। 5/1 रहता है, इसका क्या मतलब होता है, 5 रुपया को एक आदमी में डिवाइड करना है, पूरा दे देंगे, 5 रुपया हो गया। लेकिन 5 आदमी को 0 पर्सन में डिवाइड करना है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है कि नहीं। 0 से हम लोग किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। ये अजीब सा सिचुएशन आ गया, 5/0 मतलब 0 पर्सन ही नहीं है, डिवाइड भी करना है, मतलब एब्स्ट्रैक्टली आपको डिवाइड करना है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पर्सन कितना है, नंबर ऑफ चीज कितना है। नंबर ऑफ चीज अगर 0 भी होगा तो फिर काम चल जाता है, लेकिन क्या है नीचे में 0 डाल देंगे तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। ओके, तो इसको, इस चीज से हमको छुटकारा पाने के लिए, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए कि f0 पे तो हमको वैल्यू नहीं आ पाया, है ना, sin x/x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 नहीं निकल पा रहा है। कितना भी हम जोर लगा ले, x इज इक्वल टू 0 पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 0/0 आ गया, उसको वैल्यू नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं कि 0 पे नहीं निकाल के हम कोई एक दूसरी संख्या लेते हैं जो 0 से जस्ट पास में है।
तो 0 के पास में कौन सा संख्या हो सकता है? कोई रैशनल नंबर सोचिए। 0.00001 ऐसा कुछ होगा ना एक नंबर। ये भी तो 0 के पास में ही है, 0 नहीं है लेकिन 0 के पास में। तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन का वैल्यू, मान लो कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक है, 0 पे वैल्यू इसका कुछ इतना है, 0 के पास अगर वैल्यू निकालना है तो 0 के पास वाला वैल्यू लिए और फंक्शन में हम पुट किए। तो लगभग अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो इस चीज को अपन देख सकते हैं कि 0 पे निकालो चाहे 0.0001 पे निकालो, तो लगभग वो चीज हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस चीज को हम लोग थ्योरम भी करेंगे कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a होता है। तो उससे पहले आपको इतना समझना पड़ेगा कि कभी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि भाई अब इसका क्या मीनिंग हो गया कि f ऑफ 0 निकालना है, तो ये हो गया कितना, साइन 0/0, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/x, समझने की बात है ये क्या दोनों चीज सेम है क्या? नो सर। इज these are these सेम है? नहीं है। नो, नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि एक में आप फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, साइन का वैल्यू 0 पे निकालना चाह रहे हैं और नीचे x का वैल्यू भी 0 डाले हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, सेकेंड केस में क्या मतलब हो रहा है कि साइन x/x का वैल्यू निकालो at a point x which is tending to 0, not at x is equal to 0। तो tending to 0 का कहने का मतलब है कि 0 के पास तो निकालना है, 0 नहीं बना देना है उसको, है ना। आपको 0 से जस्ट या तो पहले रहना है चाहे बाद में रहना है, लेकिन 0 पे नहीं कैलकुलेट करना है भूल से भी, क्योंकि 0 पे वैल्यू ही नहीं निकल रहा है। अगर इसका वैल्यू 0 पे निकल सकता था तो क्या लिमिट निकालने की जरूरत थी? नहीं सर। हो सकता है लिमिट निकालने की जरूरत अलग से भी पड़ती है, ठीक है, देखेंगे इस चीज को, थोड़ा मुझे और पढ़ाना पड़ेगा तब समझ में आएगी बात। जैसे मान लीजिए फंक्शन ऐसा कुछ है और हो सकता है कोई फंक्शन है कि 0 पे ये वैल्यू आ जाए, 0 के पास इधर चाहे इधर फंक्शनल वैल्यू है सो नहीं आ पाए, 0 प्लस एच पे प्रॉब्लम हो जाए चाहे 0 माइनस एच पे प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि लिमिट निकालने के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 के आगे और 0 के पीछे निकालना पड़ेगा, है ना। यहीं से टर्म एक आता है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड। अब अनुज आपको समझ आया कि एक्चुअली क्या, क्यों लिमिट का आया है ये कॉन्सेप्ट, क्यों पढ़ते हैं लिमिट हम लोग? लिमिट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन का वैल्यू अगर नहीं निकल पा रहा है तो उसके करीब वाला कोई पॉइंट, उसके नियर वाला कोई पॉइंट पे हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। वो नियर वाला पॉइंट का क्या हो सकता है, राइट हैंड पॉइंट हो सकता है, लेफ्ट हैंड पॉइंट हो सकता है। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट is defined at limit s tending to 0 f of a plus h, ठीक है, at x is equal to a, x is equal to a पे अगर फंक्शन का वैल्यू निकालना है और नहीं निकल पा रहा है तो क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू a करेंगे। अब a आगे से भी टेंड कर सकता है, पीछे से भी टेंड कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। जी सर। नंबर लाइन ये बनाया तो x इज इक्वल टू a आया, तो x इज इक्वल टू a प्लस h कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। x इज इक्वल टू a प्लस h मतलब h इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, h इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी एंड h इज वेरी लेस, h इज इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है।
बहुत छोटा है ये। उसी तरीका से आप a में से घटाएंगे h को तो एकदम a के पास में ही आएगा ना, a माइनस एच। यही बात समझ सकते हैं कि 1 है कोई पॉइंट, 1 पे अगर वैल्यू निकालना है तो 1 प्लस एच यहाँ पे आएगा, 1 प्लस एच। कौन से पीछे वाला पॉइंट क्या आएगा, 1 माइनस एच। तो 1 प्लस एच का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि h का मान उतना होगा जो आप सोच सकते हैं, जितना कम उससे भी कम, 0.00001 अगर सोच रहे हैं तो उससे भी कम होगा, बहुत छोटा क्वांटिटी है। मतलब ऐसे है कि 1 के जस्ट बाद वही पॉइंट आएगा, ऐसा कुछ है ये h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, राइट। अब ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट। उसी ढंग से हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया। तो अगर हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करते हैं, वी से लिमिट एग्जिस्ट्स at a point x is equal to a if LHL बराबर RHL इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। ये फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए एट x इज इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब मैथमेटिकली अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसा होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h that will be equal to limit h tending to 0 f of a plus h। ठीक है, इसी पर सवाल सब बनता है ना। जैसे अब एक क्वेश्चन करके देखिए, एक क्वेश्चन हम देते हैं कि चेक वेदर लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod of x exists or not। तो इसमें हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या ऊपर पढ़े हैं, कहाँ पे निकालना है, x टेंडिंग टू 0 है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। तो फॉर्मूला बैठाइए, क्या था फॉर्मूला, हमने अभी सिखाया, आरएचएल का वैल्यू होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे डाल दूंगा मैं लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दैट मीन्स f ऑफ h। अब आप जानते हो कि मॉड x जो फंक्शन होता है, सो दैट इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ये मॉड x का प्रॉपर्टी है, मॉड x का डेफिनेशन है एक्चुअली ये। तो f ऑफ h कितना है, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ h है ये। अब h क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो दैट विल बी इक्वल टू h, h ही हो जाएगा ना, ये मॉड h बराबर h हो जाएगा जब h ग्रेटर देन 0 है। तो इसकी वैल्यू h हो गई। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बराबर कितना होगा, 0 होगा, है ना। इतना तक समझ आया अनुज आपको, अमन? यस सर। सर x माइनस एक्स जो है वहाँ x लेस देन 0 किए हैं, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होगा सर। देखो आप इक्वल टू इधर ऊपर में भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। अपने को एक पॉइंट पे ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। ऊपर करके 0 करके देखिए तो मॉड x 0 पे कितना है, 0 आ रहा है। यहाँ पे अगर लोगे तो भी 0 पे 0 आ रहा है। तो आप या तो यहाँ लो चाहे यहाँ लो, दोनों जगह लेने से थोड़ा सा दिखता सुंदर नहीं है, इसीलिए आपको एक ही जगह लेना है। आप नीचे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो और यूनिकली डिफाइंड हो। तो 0 के बाद वाला में अपन ऐसे ले लिए इक्वल टू साइन, तो आप
लेस देन में भी आप इक्वल टू साइन डाल सकते हैं, क्योंकि जीरो का वैल्यू दोनों ब्रांच में सेम ही आ रहा है, प्लस जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है। ठीक है, बाकी ये सब चीज क्लियर हुआ कि कैसे RHL निकालेंगे, कैसे LHL निकालेंगे। अब LHL ही निकालना होता है यहाँ पे, then we must have done this limit h tending to 0 f of 0 minus h। ये कितना हो जाएगा बताइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। ऐसे लिखना है, लिख लिख के जितना लिखेंगे ना, अभ्यास करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और चीजें याद भी रहेंगी। तो माइनस h हो गया, देन इट विल कम आउट टू बी, अब माइनस h है, माइनस h क्या होता है, निगेटिव क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि h पॉजिटिव क्वांटिटी था, हमने यहाँ बताया है, देखिए h हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, h इज इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो क्या होगा ये बताइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस h हो जाएगा। मॉड ऑफ x माइनस x होता है जब x लेस देन 0 होता है, तो मॉड के भीतर अभी क्या है, माइनस h है। माइनस h कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है बताइए, माइनस h कैसा क्वांटिटी है, प्लस साइन होगा या इसका माइनस साइन होगा, माइनस h निगेटिव क्वांटिटी होगी ना, क्योंकि h ग्रेटर देन 0 है तो माइनस h लेस देन 0 होगा, है ना। तो ये निगेटिव क्वांटिटी है। अब निगेटिव क्वांटिटी का मॉड अगर करते हैं तो एक निगेटिव और आ जाता है, यहां से देखो डेफिनेशन से, मॉड x अगर लेस देन 0 है, x क्या है, मॉड के भीतर का जो मटेरियल है, अगर वो लेस देन 0 है तो एक माइनस साइन मॉड देता है कि आप पॉजिटिव बन जाओ। तो माइनस h निगेटिव क्वांटिटी है, तो सीधा हम लोग एक माइनस साइन इसको देकर प्लस साइन बनाएंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ माइनस h, मतलब हो गया ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 h हो गया, तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब उसका वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, अगर वैल्यू फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर गया। सो वी से, सो we can arrive at the conclusion that limit exists at x बराबर 0। ठीक है, तो इसी ढंग से हम लोग आगे चीज को लेकर चलेंगे। तो ये तो बेसिक क्लास था, फर्स्ट क्लास। इसका मैं PDF आप सभी लोगों को शेयर कर देता हूँ, और ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। एक दिन में मैथमेटिक्स नहीं होता है ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इनपुट देंगे, उस पर आप काम करेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, पूछेंगे, डाउट पूछेंगे, फिर डाउट क्लियर करके खुद से प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी डाउट होता है, फिर भी आपको पूछना है ना, और तब जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। 8 महीना 6 महीना में आपका कंप्लीट होगा कोर्स, और मान लो 2 से 3 महीना बीच में बचता है पेपर का, क्योंकि उस टाइम में प्रीलिम्स हो सकता है, 5 महीना बाद आपका प्रीलिम्स होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, जुलाई में नोटिफिकेशन है, लेकिन जुलाई में होगा या नोटिफिकेशन आएगा नहीं, थोड़ा संशय है। तो मान लीजिए अगस्त तक आता है नोटिफिकेशन, तो अक्टूबर तक आपका प्रीलिम्स होगा, तब तक तो आपको मोस्ट ऑफ द चीज खत्म हो गया रहेगा यहाँ पे। ये जो खत्म करेंगे तो फिर इसको 2-4 महीना जो है सो फिर भी क्लासेस चलते रहेगी, आपको साल भर के आप पैकेज में हो यहाँ पे। ठीक है, जो भी क्लास है अटेंड है, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं डिफरेंट बैचेस में भी, और जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना ही है, क्योंकि रिजल्ट चाहिए। वी नीड रिजल्ट फ्रॉम यू। आपका रिजल्ट होगा तभी सब कुछ अच्छा होगा, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है वो। ओके, अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट होता है पूछिए, हमारा फोन नंबर आप सभी लोग के पास है। कुछ भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, कैसे पढ़े, क्या करें, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, कुछ भी है प्रॉब्लम है, तो जस्ट डिस्कस विद मी। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं परसों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सब लोग अच्छे से रहिए। ओके, थैंक यू।